हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स की ये वीडियो है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स आपकी जो सेकंड बुक है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ये सेकंड वीडियो है, जिसमें पहली वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 23 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कर चुके थे और आज की वीडियो में हम 40 क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये 40 और पुराने 23 यानी कि 63 आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए, जिसमें से भी अगर आपके क्वेश्चंस नहीं आते तो कहाँ से आएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो कि दो अलग अलग बुक्स के हैं, एक कृष्णा की बुक का है और एक दूसरी बुक का है। और भी जो बुक के हमें मिलेंगे अच्छे अच्छे वो हम आपको कराते रहेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस करिएगा बेल आइकन को, ताकि आगे आने वाली जो अपडेट्स होंगी वो आपको मिल सकें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, भारत में मिसाइल मैन कहा जाता है। तो आपको पता है भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है सर अब्दुल कलाम को, सर एपीजे अब्दुल कलाम को। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, द प्रिंसिपिया के लेखक हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, है ना भाई, साइंस से जुड़े ये जो भी क्वेश्चन हैं आपके सारे आ सकते हैं। तो द प्रिंसिपिया के लेखक कौन है। आर्यभट्ट हैं, गैलीलियो हैं, सत्येंद्र नाथ बोस हैं या फिर न्यूटन है। तो द प्रिंसिपिया के जो लेखक हैं वो न्यूटन जी हैं हमारे। ठीक है, तो क्या है सेकंड का डी, न्यूटन। उसके बाद है टू न्यू साइंस, है ना, टू न्यू साइंसेस के लेखक कौन है। तो टू न्यू साइंसेस के लेखक आपके कौन है, गैलीलियो। कौन है, गैलीलियो। 3 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पे, ट्रेड डी डायनामिका। क्या, ट्रेड डी डायनामिका के रचयिता कौन है। न्यूटन, गैलीलियो, डी एल्बर्ट आइंस्टीन। तो फोर्थ का आपका आंसर हो जाएगा डी एल्बर्ट जो है वो ट्रेड डी डायनामिका के रचयिता है। ठीक है। उसके बाद है वैद्युत चुंबकत्व के एकीकरण सिद्धांत यानी यूनिफाइड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो वैद्युत चुंबकत्व के एकीकरण सिद्धांत को प्रस्तुत किसने किया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी, आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में कि वैद्युत चुंबकत्व जो दिया था, तो आपने मैक्सवेल के नियम पढ़े होंगे, है ना। मैक्सवेल के नियम जो थे तो मैक्सवेल ने करा था, है ना। वैद्युत चुंबकत्व के एकीकरण सिद्धांत को किसने प्रस्तुत करा था, ये आपको ध्यान हो अगर तो, कि ये वैद्युत रूप में तरंगे और ये चुंबकीय रूप में तरंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से थी, कुछ इस प्रकार से डायग्राम पढ़े थे हमने, है ना, ध्यान है आपको। वैद्युत चुंबकीय तरंगे तो ये किसने दिया था, मैक्सवेल ने बताया था। ठीक है। इसके बाद 6, अपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत प्रस्तुत किया। भाई ये तो बहुत ही ईजी है, अपेक्षिकता का जो विशिष्ट सिद्धांत था वो किसने प्रस्तुत किया था, ये तो हर कोई बता सकता है। तो अपेक्षिकता का जो विशिष्ट सिद्धांत था वो आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था। 6 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद न्यूटोनियन यांत्रिकी तथा आपेक्षिक यांत्रिकी के परिणाम जो है वो पूरी तरह से मेल खाते हैं। ठीक है। v तो ये क्या है, v इज ग्रेटर देन सी, v इक्वल टू सी, v इज इक्वल टू 0 या फिर v जो है वो c से कम है। यहाँ c क्या है, सबसे पहले आपको जानने की ये बात है। तो c जो होती है वो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ ठीक है, तो 8 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटोनियन यांत्रिकी तथा आपेक्षिक यांत्रिकी के परिणाम जो हैं वो पूरी तरह से मेल खाते हैं। तो 7th का आंसर क्या हो जाएगा, 7th का आंसर हो जाएगा कि सी जो होती है प्रकाश की चाल वो हमेशा बड़ी होती है वी से। तो ये हो जाएगा आपका वी इज लेस देन सी, यानी कि सी इज ग्रेटर देन वी। ठीक है। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो प्रकाश का जो प्रकीर्णन सिद्धांत था 8th, यानी कि आपका क्वेश्चन जो है, प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत प्रस्तुत किया न्यूटन ने, गैलीलियो ने, है ना, सत्येंद्र बोस ने या सीवी रमन ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा, प्रकाश का जो प्रकीर्णन सिद्धांत था वो सर सीवी रमन ने आपका प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। उसके बाद भौतिकी में 1930 वर्ष में किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो मेघनाथ साहा, सत्येंद्र नाथ बोस, सीवी रमन या अब्दुल कलाम। तो भौतिकी में जो आप इनको 1930 में भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे सत्येंद्र नाथ बोस। 9th का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है। उसके बाद है तापिक आयनन नाम से खोज प्रसिद्ध है। तो ये किसने की थी, सीवी रमन ने की थी या मेघनाथ साहा ने की थी, सत्येंद्र नाथ बोस और होम जहांगीर बाभा। तो इसका आंसर हो जाएगा तापिक आयनन नाम से जो खोज प्रसिद्ध है वो मेघनाथ साहा ने की थी। और उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो किसने की थी, मेघनाथ साहा ने की थी। उसके बाद है किस भारतीय भौतिक शास्त्री ने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक
की खोज की? तो किस भारतीय भौतिक शास्त्री ने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की? भाई स्टैटिस्टिक्स पढ़ी आपने, है ना? तो सीवी रमन, मेघनाथ साहा, होम जहांगीर भाभा या सत्येंद्र नाथ बोस? तो 11th का आपका आंसर हो जाएगा सर सीवी रमन ने आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की खोज की थी। ठीक है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की थी? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने की थी? भाई देखो, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, तो इसकी जो स्थापना की थी वो की थी होम जहांगीर भाभा ने। किसने? होम जहांगीर भाभा ने की थी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना की? तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो स्थापना की थी वो की थी शांति स्वरूप भटनागर ने। किसने की थी? शांति स्वरूप भटनागर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई ने कास्मिक किरणों के अध्ययन पर महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उसके बाद है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में जो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं वो कौन है? वो हैं आपके सतीश धवन जी। ठीक है। कौन? सतीश धवन। ऑप्शन नंबर डी। कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ में प्रोटॉन 6 परीक्षण से संबंधित नाम है? सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर विक्रम साराभाई, एमजी मेनन या सतीश धवन? तो कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ, है ना? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एमजी मेनन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम परीक्षण में महत्वपूर्ण योग के लिए वैज्ञानिक का नाम जाना जाता है? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण में, तो परमाणु परीक्षण में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है वो डॉक्टर राजा रमन्ना का माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। डॉक्टर राजा रमन्ना को माना जाता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद है गैलीलियन रूपांतरण में न्यूटन के नियम होते हैं? गैलीलियन रूपांतरण में जो न्यूटन के नियम होते हैं वो होते हैं निश्चर। ठीक है, निश्चर। उसके बाद भौतिकी के मूल नियम जिन तंत्रों में एक जैसे होते हैं कहलाते हैं? ये तो बहुत ही ईजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भौतिकी के मूल नियम जिन तंत्रों में एक जैसे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके जड़त्वीय फ्रेम या जड़त्वीय तंत्र कहलाते हैं। ठीक है। देखो, 3G त्वरण से एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है। m द्रव्यमान का एक आदमी लिफ्ट के अंदर है, तल की आदमी पर प्रतिक्रिया होगी। तो 3G त्वरण से एक लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी, है ना? अब देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ये न्यूमेरिकल है। मैं जब व्हाइट बोर्ड वाली क्लास लेके आऊँगा ऑब्जेक्टिव की, मैं उसमें इस वाले क्वेश्चन को कवर कराऊंगा कि इसमें कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है। उस तब तक हम आगे जो सिंपल ऑब्जेक्टिव याद करने वाले हैं हम उनको देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आगे देखते हैं उनको। उसके बाद है चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम है। चिरसम्मत यांत्रिकी का मूल नियम है, तो चिरसम्मत यांत्रिकी का जो मूल नियम है वो है न्यूटन का द्वितीय नियम। कौन सा है? न्यूटन का द्वितीय नियम। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी उत्तर हो जाएगा। 22, एस एक जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है तथा एस एक अन्य फ्रेम एस डैश फ्रेम एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, तो एस डैश होगा। भाई एस एक क्या है? जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। और एस डैश जो है वो एस के सापेक्ष एक समान वेग से गतिमान है, एक समान वेग से गतिमान है, तो एस डैश होगा त्वरित फ्रेम, अजड़त्वीय फ्रेम, जड़त्वीय फ्रेम या घूर्णी फ्रेम। तो कभी भी एक समान वेग आ जाए तो वो कौन सा होता है? जड़त्वीय फ्रेम होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद पृथ्वी की सतह के किसी बिंदु से संबद्ध निर्देश फ्रेम कहलाता है। तो पृथ्वी का बोला जाता है भाई वो कैसे निर्देश फ्रेम है? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। ये हमने लास्ट वीडियो में बताया था। तो पृथ्वी कैसा है? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम है। एक चलती हुई कार के पहिए को परिधि पर स्थित कण का पथ पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देगा। भाई एक चलती हुई कार के पहिए को परिधि पर स्थित, पहिए की परिधि होगा यहाँ पे, है ना? मिसप्रिंट है। पहिए की परिधि पर स्थित कण का पथ जो होगा वो पृथ्वी पर स्थित प्रेक्षक को दिखाई देगा। सरल रेखीय, वृत्तीय, परवलयाकार या साइक्लॉइड? तो 24 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको वृत्तीय, है ना? वृत्तीय हो जाएगा। भाई परिधि पर, परिधि का मतलब है पहिया, पहिया तो घूम रहा है। जब पहिया घूम रहा है तो उस कण का जो वे होगा, रास्ता होगा, वो कैसा दिखाई देगा? वृत्तीय दिखाई देगा, है ना? उसके बाद आता है कोरोलिस बल क्या होता है?
कोरोलिस बल होता है, मतलब उसकी वैल्यू जो होती है कोरोलिस बल की, ये डेरिवेशन है, मैं कराऊंगा आगे। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो ये निकल के आती है -2m ओमेगा इंटू में v। ठीक है, ओमेगा इंटू में वी, ओमेगा डॉट में v निकल के आती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का b हो जाएगा। इसके बाद है कणों के निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो संरक्षित होगा। कभी भी बाह्य बल शून्य होगा तो रेखीय संवेग हमेशा कैसा होगा, संरक्षित रहेगा, है ना, क्योंकि बाह्य बल भी संरक्षित है, कांस्टेंट है, शून्य है ना। तो जो बल होगा, जो रेखीय संवेग होगा वो कैसा रहेगा, संरक्षित होगा। ठीक है, इसके बाद है रेखीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के कौन से नियम के बराबर है। भाई रेखीय संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो इजीली तरीके से आप जानते हैं कि वो तृतीय नियम के सिद्धांत पर आधारित है, तृतीय नियम के बराबर होता है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट है संरक्षी बल क्षेत्र के अंदर बंद पथ के अनुदिश किया गया कार्य होता है। भाई संरक्षी बल क्षेत्र की अगर बात करें और उसके अंदर अनुदिश कार्य की बात करें तो वो हमेशा कैसा होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य, यानी कि 0। संरक्षी वैद्युत क्षेत्र में स्थित इनके लिए कौन सा संबंध असत्य होगा। देखो यहाँ पे असत्य की बात की गई है, संरक्षी वैद्युत स्थिति क्षेत्र। देखो संरक्षी वैद्युत बल हो या संरक्षी वैद्युत स्थिति क्षेत्र हो, यदि संरक्षी है तो आपको याद रखना है, आपने पढ़ा था F इजिकल्स टू ग्रेड यू पढ़ा था, माइनस का ग्रेड यू, F इजिकल्स टू माइनस का ग्रेड यू। तो ऐसे ही E इजिकल्स टू माइनस का ग्रेड फाई है, तो ये तो सही है, सत्य है। फिर आपने पढ़ा था कर्ल जो F होता है वो 0 होता है, यानी कि कर्ल ही 0 होगा। E डॉट डी एल जो होगा, E डॉट डी एल जो होगा फाई, वो कितना होगा, 0 होगा। इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन है ना यहाँ पे। और डिव ई जो होगा वो 0 नहीं होगा। जब कर्ल हमेशा कर्ल 0 है किसी चीज का तो डिव उसका 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी, असत्य होगा। क्या हो जाएगा, डी असत्य होगा। 29 का आंसर हो जाएगा डी, असत्य होगा। उसके बाद है एक बल द्वारा किसी कण को प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक ले जाने में किया गया कार्य कण मार्ग पर निर्भर करता है। किया गया कार्य कण के मार्ग पर निर्भर करता है तो वह बल होगा। भाई कभी भी किया गया कार्य मार्ग पर निर्भर कर रहा है ना, तो वो कैसा बल, वो कैसा कार्य है, वो संरक्षी बल लगेगा वहां पे, है ना। वहां पे कैसा बल लगेगा, संरक्षी बल लगेगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर आधारित है। भाई रॉकेट आपको पता है, रॉकेट जो है वो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ना। और रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है, तृतीय नियम के बराबर होता है ना। और न्यूटन का तृतीय नियम ही बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि कणों के निकाय पर लगने वाला बाह्य बल शून्य हो तो द्रव्यमान केंद्र का जो वेग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो 32 का जो आंसर हो जाएगा कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कैसा होगा, आपका अपरिवर्तित रहेगा। उसके बाद है एक संरक्षी बल F स्थितिज ऊर्जा U में संबंध। एक संरक्षी बल स्थितिज ऊर्जा और U में संबंध बताना है भाई आपको। तो अभी पढ़ा था F इजिकल्स टू माइनस ग्रेड U होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। कौन सी राशि गैलीलियन निश्चरता का पालन नहीं करती। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वेग। जो वेग होता है वो गैलीलियन निश्चरता का पालन नहीं करती। आभासी बल है कोरोलिस बल, अपकेंद्रीय बल, त्वरित गतिशील फ्रेम में बल, या फिर ये सभी। तो 35 का आंसर हो जाएगा ये सभी। भाई ये कैसे हैं, सारे आभासी बल ही है। भूमध्य रेखा पर फोको लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल होता है। जो फोको लोलक के दोलन का तल का आवर्तकाल होता है वो होता है आपका, आंसर हो जाएगा 36 का डी, अनंत होता है। ठीक है, ध्रुवों पर फोको लोलक के दोलन तल का आवर्तकाल कितना होता है। तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसका होता है 24 घंटे। ठीक है, कोरियोलिस त्वरण का मान कितना होता है। तो कोरियोलिस जो त्वरण का मान होता है वो होता है 2 ओमेगा क्रॉस में बी। ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चन रह गए हैं। घूर्णी तंत्र में अपकेंद्र बल होता है। तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा ओमेगा डॉट में ओमेगा क्रॉस वी, ये होता है आपका घूर्णी तल में तंत्र में अपकेंद्र बल। और लास्ट, पृथ्वी को व्यावहारिक तंत्र मानते हैं। तो अभी बताया था, पृथ्वी को जो व्यावहारिक तंत्र मानते हैं वो होता है आपका अजड़त्वीय, है ना। पृथ्वी को कैसा मानते हैं, अजड़त्वीय मानते हैं। तो आपके सारे क्वेश्चंस जो थे हमने सॉल्व कर लिए, बहुत ही इजी तरीके से ये क्वेश्चन थे। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे वो आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो गुड बाय गाइज।